हेलो स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने जनरल एंट्रीज वाले किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट से रिलेटेड कर लिए। तो अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। अब स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैं और लेकर के आया हूं एक और क्वेश्चन रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड ही। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, पेज नंबर है 7.64, वही सेम बुक अपनी टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 7.64, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अंजू, मंजू एंड संजू, वाह क्या नाम है, अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। There are 3 partners, Anju, Manju and Sanju, and their profit sharing ratio is 2:1. On 31st March 2019 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट दे रखी है तीनों की, फिर उसके बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर से जो आइटम्स हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है और किस तरह से हमें उसकी आगे ट्रीटमेंट जो है वो करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जाते हैं अपनी एसेट साइड के अंदर। एसेट साइड में जो भी आइटम्स हैं वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड में। तो देखिए एसेट साइड में सबसे पहले हमारे को दे रखा है कैश। सभी को पता है कैश ट्रांसफर नहीं होता है। देन उसके बाद में डेटर्स दे रखा है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो इसके अलावा डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट, ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इस तरफ क्रॉस में 2 एसेट्स लिख करके 1, 2, 3 और 4 आइटम जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं जो अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखे थे। टोटल करके अमाउंट बाहर लिख दिया है 1,85,000। तो ये तो हो गई हमारी एसेट्स ट्रांसफर। फिर हम जाते हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर, क्या क्या आइटम है हमारे पास में। लाइबिलिटी साइड में हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज, बैंक लोन 35,000, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR 10,000, कमीशन रिसीव इन एडवांस 8,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको सभी को पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता है रियलाइजेशन में। इसके अलावा जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज हैं वो सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर होगा। पता है कब होता है? तो IFR तब ट्रांसफर होता है जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। तो मैंने चेक कर लिया है पहले ही, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इसलिए हम IFR को भी ट्रांसफर करेंगे। तो हम देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या क्या ट्रांसफर कर दिया हमने। क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दिए 50,000, बैंक लोन 35,000, EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के भी 15,000 ट्रांसफर हो गए। फिर आपके IFR 10,000 एंड कमीशन रिसीव इन एडवांस 8,000 रुपीज, ये सारी लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी है। टोटल हो रहा है हमारा 1,18,000 रुपीज लाइबिलिटीज का। क्लियर है? तो हमने 2 चीजें, मतलब एक सिंगल चीज जो है वो कैपिटल तीनों पार्टनर्स की वो ट्रांसफर नहीं की है। इसके अलावा सारी लाइबिलिटीज जो थी वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने बैलेंस शीट से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। तो ये जैसे इधर ट्रांसफर होते हैं तो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। अब हमारे को जो आगे का जो क्वेश्चन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है, किसको कितना पेमेंट हो रहा है, किससे कितना अमाउंट रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर जो इंपॉर्टेंट है। अब अपनी सबसे पहले दे रखा है ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स। अंजू वॉज टू receive 5% commission on the sale of assets except cash and was to bear all the expenses of realization। क्या लिखा है कि अंजू जो है वो सारा रियलाइजेशन का वर्क देखेगी और उसके बदले में उसको मिलेगा 5% कमीशन। साथ ही साथ एक चीज और भी लिखी है, अंजू विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पर जितना खर्चा होगा वो भी कौन बियर करेगा? अंजू बियर करेगी। तो देखिए उसको एक तो 5% कमीशन मिलेगा ऑन रियलाइजेशन, जितनी भी असेट्स से अमाउंट रियलाइज होगा, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑन द सेल ऑफ असेट्स एक्सेप्ट कैश। कैश का वैसे भी कुछ होता ही है, तो कैश के अलावा जितनी भी असेट्स सेल करने से जितना अमाउंट रियलाइज होगा उस अमाउंट पर उसको 5% कमीशन दिया जाएगा। प्लस रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो भी वही बियर करेगी, यानी उसको पे करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी। तो अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, आगे देखते हैं क्या होगा। फिर है अंजू रियलाइज द असेट्स एज फॉलोज। अब अंजू ने जो रियलाइजेशन वर्क देख रही है उसने जो असेट्स से अमाउंट रियलाइज किया वो हमारे को दे रखा है। डेटर 60,000,
स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो ये सारे असेट्स से अमाउंट रियलाइज जो हुआ है वो दिया हुआ है। तो अब देखते हैं किधर लिखते हैं। असेट्स यहाँ लिखी हुई है सारी, तो असेट्स से जो रियलाइज होता है अमाउंट क्रॉस में लिखते हैं कैश के नाम से। तो मैंने यहां पर लिख दिया है ये बाय कैश के नाम से असेट्स से जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो। देखिए क्या क्या सेल किया था उसने, डेटर सेल किया था 60,000 में, मतलब सेल करना मतलब उससे अमाउंट जो रियलाइज हुआ है वो। स्टॉक से रियलाइज हुआ 35,500, इन्वेस्टमेंट से रियलाइज हुआ 16,000 एंड प्लांट से रियलाइज हुआ 45,000। इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा हुआ था यहाँ पर, सॉरी प्लांट के लिए लिखा हुआ था 90% ऑफ द बुक वैल्यू। प्लांट से 90% अमाउंट रियलाइज हुआ है। तो देखिए प्लांट कितना था पहले हमारे पास में 50,000 का, तो 50,000 का 90% कैलकुलेट कर लिया हमने। तो 50,000 का 90% कितना हो गया 45,000। तो ये 45,000 इस तरह से आ गए हैं यहाँ से। तो ये सारा अमाउंट जो है वो रियलाइज हुआ है असेट से। टोटल किया बाहर लिख लिया 1,56,500। तो असेट से टोटल कितना रियलाइज हुआ अमाउंट 156,500। अब इसके ऊपर ही जस्ट अमाउंट को दे रखा था, अंजू को 5% कमीशन मिल रहा है जितना अमाउंट असेट से रियलाइज होगा उस पर। तो देखिए कितना अमाउंट रियलाइज हुआ 1,56,500। इस अमाउंट पर अंजू को 5% कमीशन मिलेगा। तो जब पार्टनर्स को कमीशन रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो किस तरफ लिखते हैं हम, रियलाइजेशन के डीआर साइड में, टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो अभी देख लेते हैं मैंने कहा लिखा है इसको, ये लिखा है देखिए, टू अंजूस कैपिटल रेम्यूनरेशन, जो भी उसको कमीशन दे रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर दी मैंने 1,56,500 का 5%, तो ये अमाउंट आता है 7,825, यानी अंजू को पेमेंट होगा 7,825 का। क्लियर। तो दो चीजें बता दी मैंने, एक तो अमाउंट जो रियलाइज हुआ वो, प्लस अंजू को कितना कमीशन मिलेगा वो अंजूस कैपिटल के नाम से लिख दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में हमें दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹7,500। रियलाइजेशन पर एक्सपेंसेस हुए हैं 7,500 रुपीज के। तो देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा था कि रियलाइजेशन पर जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा एक्सपेंसेस कौन बियर करेगी, अंजू बियर करेगी, दिया हुआ था। पे भी अंजू कर रही है क्योंकि रियलाइजेशन का सारा वर्क अंजू ही देख रही है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर बाय अंजू एंड पेड बाय अंजू, बियर भी अंजू कर रही है, पे भी अंजू कर रही है। तो इसकी जनरल एंट्री अगर हम करते हैं तो क्या होती है जनरल एंट्री, शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने जनरल एंट्रीज के लिए भी, जो बियर कर रहा है उसको डेबिट करो, जो पे कर रहा है उसको क्रेडिट करो। तो दोनों ही केस में अंजू ही बियर कर दी और अंजू ही पे कर देती है। एंट्री क्या होगी, अंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट। तो अंजू अंजू दोनों कैंसिल हो गए आपस में। तो ये जो रियलाइजेशन का अमाउंट है 7,500 रुपीज, वो ना तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा और ना ही इस अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नॉर्मली हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं इस तरफ टू कैश के नाम से लिखते हैं, और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो पार्टनर्स के नाम से लिखते हैं। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो अंजू बियर करेगी और पे भी अंजू कर रही है क्योंकि रियलाइजेशन का सारा वर्क वही देख रही है, इसलिए वो रियलाइजेशन का अमाउंट जो है यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि आप रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी कंडीशन दे रखी हो उसकी जनरल एंट्री पास कर लें और उस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग देख लें वो रियलाइजेशन में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या दोनों में से कहीं नहीं जाएगा। तो जैसा कि इस केस में हो रहा है तो ये ट्रांसफर नहीं होगा कहीं पर भी। चलिए अगला देखते हैं। कमीशन रिसीव इन एडवांस वॉज रिटर्न टू कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग ₹3,000। कमीशन रिसीव इन एडवांस जो था हमारा लाइबिलिटी साइड में दे रखा था, देखिए ये रहा कमीशन रिसीव इन एडवांस 8,000 रुपीज। वो कह रहे हैं वो वापस हमने कस्टमर्स को रिटर्न कर दिया आफ्टर डिडक्टिंग ₹3,000। 3,000 रुपए काट करके हमने बाकी पेमेंट जो था वो वापस कस्टमर को पे कर दिया। तो देखिए लाइबिलिटी इस तरफ लिखी हुई है ये, तो पे करेंगे तो उस तरफ चला जाएगा क्रॉस में टू कैश के नाम से। तो मैंने ये लिखा है देखिए टू कैश कमीशन कितना था 8,000 था, इसमें से 3,000 लेस करके पे कर रहे हैं। तो 8,000 माइनस 3,000 कर दिए, रिमेनिंग बच गया 5,000, ये हमने बाहर लिख लिया यहाँ पर। तो ये अमाउंट इस तरह से आ गया 5,000 रुपीज का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है फॉर फर्म हैड टू पे ₹8,500 फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी। फर्म को 8,500 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के भी पे करने पड़े। पे कर रही है फर्म, कैश आ रहा है, टू कैश के नाम से लिखेंगे इसको। ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट 8,500 रुपीज। ठीक है, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं नहीं था हमारे पास में, लेकिन उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का भी पेमेंट अगर किया जा रहा है तो वो हम लिखते हैं टू कैश के नाम से दिया हमने, टू कैश के नाम से सैलरी लिख दी 8,500, ठीक है। फिर इसके बाद में नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, चलिए ये तो हो गया। फाइंड फर्म हैड टू पे ₹8,500 फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, एंड देन compensation paid to the employees amounted to ₹17,000. Compensation paid to employees amounted to ₹17,000. 17,000 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं वर्क्समैन कंपनसेशन या एम्प्लॉइज को कंपनसेशन का पे कर रहे हैं, कैश के नाम से लिखेंगे। ये लिखा हमने टू कैश कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 17,000। देखिए ये भी अनरिकॉर्डेड था, कहीं पर भी नहीं था, तो ये कंपनसेशन जो पे कर रहे हैं एम्प्लॉइज को वो भी पे कर रहे हैं, तो टू कैश के नाम से लिख दिया 17,000 रुपीज। फिर इसके बाद में हमारे को दिया हुआ है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, वही 17,000 के लिए लिखा है, ये बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है। ₹20,000 हैड टू बी पेड फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं? 20,000 रुपीज का। देखिए स्टूडेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया था 15,000, अमाउंट भले ही 15,000 रुपीज था, लेकिन उसके लिए फर्म कितना पे कर रही है? 20,000 रुपीज। हो सकता है इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट पे कर रही है उनको, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह पेमेंट होगा टू कैश के नाम से। ये हमने लिखा टू कैश एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 20,000 रुपीज, ठीक है। देखिए ये तो हमें क्वेश्चन में बोला था 20,000 रुपीज हमें पे करना है, लेकिन अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में हमें ईपीएफ के लिए कुछ नहीं बोला होता, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, बताया मैंने रूल पहले कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो होती है स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, जिसको फर्म को कंपल्सरीली पे करना होता है एम्प्लॉयज को, तो वो हम पूरे 15,000 रुपीज यहां लिखते हैं अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो। लेकिन जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 20,000 का पेमेंट हुआ है, तो हमने 20,000 रुपीज जितना बोला था वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी थी। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश एंड बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, ये हमें प्रिपेयर करना था। तो स्टूडेंट सारी चीजें हमने लिख दी हैं। अब मेन बात आती है कि जो जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वो तो हमने लिख लिया, लेकिन मैंने जब रूल बताए थे तो आपको ये बोला था कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को आपको एक बार चेक करना है कि क्या सारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया है। असेट्स में कोई इशू नहीं है, असेट्स के बारे में तो जितना हमें बोलेंगे उतना हम लिख लेंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि असेट्स से अमाउंट तभी लिखा जाता है जब क्वेश्चन में दिया होता है कि इससे इतना अमाउंट रियलाइज हुआ, जो कि हम लिख चुके हैं। लेकिन लाइबिलिटीज में अपने को ध्यान रखना होता है कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है पेमेंट तो हमें उनको पूरा का पूरा पेमेंट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कमीशन इन एडवांस, इसका पेमेंट हमने कर दिया था 5,000 रुपीज का ये। फिर आईएफआर, इसका कोई पेमेंट होता नहीं है क्योंकि आईएफआर यहां ट्रांसफर होने के बाद फिनिश हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। ये देखिए इन्वेस्टमेंट से अमाउंट को रियलाइज हुआ था 16,000 रुपीज का है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमने आईएफआर को यहां ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद में ईपीएफ का अभी हमने पेमेंट कर दिया 20,000 रुपीज का। फिर देखिए बैंक लोन और क्रेडिटर्स, दोनों आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स, इन दोनों का हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला ही नहीं था। ना तो क्रेडिटर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और ना ही बैंक लोन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी, उनको पेमेंट कितना किया गया, किसने लिया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन नहीं थी। तो स्टूडेंट मैंने बोला जब आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो उस केस में हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट करना है, बोला था। तो इसलिए मैंने क्या किया, 50,000 और 35,000, 85,000 रुपीज इन दोनों का पेमेंट जो है मैंने इस तरफ लिख दिया है टू कैश अकाउंट के नाम से, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, ये 85,000 रुपीज। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है कि ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज हैं, इनके पेमेंट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो अपनी इच्छा से इनको पूरा का पूरा पेमेंट अपने को करना है और इस तरफ टू कैश के नाम से लिखना है। क्लियर है सबको? अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैंने टोटल कर ली, मेरे को पता लगा डीआर साइड की टोटल ज्यादा हो रही है 3,28,325, ये डीआर साइड की टोटल ज्यादा हो रही थी, इधर की टोटल कर ली मैंने, सीआर साइड वाली टोटल दोनों आइटम लेस कर दिए। रिमेनिंग जो बचा हमारा आता है 53,825, जो कि आएगा हमारा लॉस, क्योंकि डेबिट की साइड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो लॉस आ गया हमारा। इस लॉस को तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1। तो अंजू, मंजू एंड संजू तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 53,825 का जो लॉस है वो।
तो अमाउंट आएगा 21,530, 21,530 एंड 10,765। तो ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर, रियलाइजेशन कंप्लीट। चलिए अब हम आते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। बहुत इजी है, कुछ नहीं, इधर से ट्रांसफर होकर बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का वो लिखते हैं, जो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है लाइबिलिटी साइड के अंदर, कैपिटल अकाउंट ऑफ अंजू, मंजू एंड संजू। तो हमने ये लिख लिया बाय बैलेंस बीडी, अंजू, मंजू एंड संजू के 50 एंड 30,000 रुपीज बैलेंस शीट से यहाँ ट्रांसफर कर दिए। एक काम हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस था क्या जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जैसे एक आईएफआर था, वो तो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी एडिशनल, इसलिए यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये तो खत्म हो गया। इसके अलावा हमारे को बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। देखिए बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर P&L का बैलेंस दे रखा है 3,000 रुपीज का है, ट्रांसफर होगा क्रॉस में। तो ये हमने इस तरफ लिख दिया टू P&L अकाउंट, 3,000 था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग में। 3 प्रॉफिट शेयरिंग था हमारा 2 to 1, तो 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 to 1 में, तो अमाउंट आएगा 1,200 एंड 600 रुपीज। ये हमारा अमाउंट आ गया P&L का। तो बैलेंस शीट से केवल दो ही आइटम थे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस और दूसरा था हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस जो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब हम आते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमें पता है रियलाइजेशन के अंदर जहां जहां पर भी कौन सा नाम, पार्टनर्स कैपिटल का नेम जहां जहां पर भी होगा वो सारी चीजें हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो देखते हैं पहले डीआर साइड कहां दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल ये रहा। टू अंजूस कैपिटल रेम्यूनरेशन जो हमने पे किया था अंजू को 7,825 का, क्या लिखा हुआ है, टू अंजूस कैपिटल लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। ये देखिए इधर बाय रियलाइजेशन अंजू के कॉलम में 7,825 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई और कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड में आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कहां है, ये रहा। लॉस दिया हुआ है हमारे को, दिया हुआ है कि हमने कैलकुलेट किया है, तो तीनों पार्टनर्स का लॉस दिया हुआ है। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बाय लॉस लिखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लिखा हमने टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 21,530, 21,530, 10,765। ये यहां से लॉस यहां ट्रांसफर हो गया डेबिट साइड में। तो देखिए ये दोनों आइटम हो गए, ये दोनों आइटम हो गए। इसके अलावा और कहीं पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, सीआर साइड की टोटल करेंगे क्योंकि इसका टोटल ज्यादा है, उसमें से डीआर वाले टोटल जो माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो अमाउंट हम किस नाम से लिखते हैं, कैश के नाम से। तो मैंने सीआर की टोटल की, उसमें से डीआर वाली दोनों टोटल्स माइनस की, रिमेनिंग जो बचा वो मैंने कैश के नाम से लिख दिया। ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इजी है, हो जाएगा, केवल ट्रांसफर करना है, बस ध्यान ये रखना है एक्यूमुलेटेड लॉसेस प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस वो ट्रांसफर करना है पहले, फिर उसके बाद में इधर से सारी चीजें इसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। फिर इसके बाद में नंबर आता है लास्ट अकाउंट जो है हमारा, वो कैश अकाउंट, वो बनाना है। कैश अकाउंट में हम जानते हैं कैश असेट्स है हमारी, इसलिए हम सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के नाम से उसका बैलेंस लिखते हैं, जो कि आपके बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। बैलेंस शीट में दे रखा था 60,000 रुपीज का बैलेंस, तो मैंने टू बैलेंस बीडी के नाम से 60,000 बैलेंस लिख लिया। फिर आप सभी को पता है कि ये अकाउंट जो है पूरा ट्रांसफर हो के ही बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। कौन सा अकाउंट बना रहे, कैश अकाउंट। तो कैश ढूंढेंगे और सब इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर देखते हैं कैश कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहां पर कैश आ रहा है, यहां पर कैश है, यहां पर कैश है और यहां पर कैश है, चारों कैश है। मैंने क्या किया, इन चारों कैश को ऐड कर लिया और इसको टू कैश लिखा हुआ है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दिया। ये लिखा मैंने इस तरफ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी ये लिखा हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट आइटम 50,500 रुपीज कहां से आए, 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों आइटम ऐड कर लिए कैश वाले, इधर लिख दिया 50,500। फिर एक आइटम और छोड़, इधर लास्ट में और दे रखा है, ये दे रखा है कैश, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया था 85,000 का, ये भी ट्रांसफर कर दिया इसी तरफ बाय रियलाइजेशन 85,000। तो दो अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो चुके यहां से, ये बैलेंस हमने पहले ही लिख दिया था। फिर इस तरफ देखते हैं सीआर साइड में कहां कैश आ रहा है। सीआर साइड में कैश ये रहा, असेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ था टोटल, ये सब असेट से रियलाइज हुआ था, ये अमाउंट है हमारा 1,56,500। बाय कैश लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ये इधर आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,56,500, ये भी हो गया हमारा अमाउंट। आया समझ में, और तो कोई कैश नहीं है,
चलिए छोड़िए इसको। अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसमें ये रहा कैश पार्टनर्स कैपिटल में 2 कैश लिखा हुआ है, क्या आएगा बाय अंजू मंजू एंड संजूस कैपिटल। तो ये मैंने इधर ट्रांसफर किया बाय अंजू बाय मंजू एंड बाय संजूस कैपिटल अकाउंट 1 2 एंड 3 तीनों अमाउंट यहाँ आ गए 1 2 एंड 3 ये हो गए तीनों अमाउंट हो गए सभी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कंप्लीट। टोटल कर ली मैंने दोनों साइड की अमाउंट आता है 2,16,500 रुपीज। तो स्टूडेंट ये हमारा रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट 3-4 क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर लिए और आगे के जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सारे ऐसे ही हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेरा रूल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसको एक बार वापस देख लेना, क्या क्या रूल्स अपने को ध्यान रखने हैं जब हम रियलाइजेशन और ये सारे अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन मैंने सोल्व करके बता दिए हैं किस किस चीज का ध्यान रखना है और कैसे कैसे किन किन चीजों का हमें ट्रांसफर करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करने हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपको सभी को पता है कि सीबीएसई ने इस बार इस सेशन 2020-21 का जो सेशन है उस सेशन में आपका कोर्स जो 30% रिड्यूस कर दिया है ना। तो 30% कोर्स रिड्यूस करने के लिए उन्होंने आपके इस चैप्टर में से मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो वाला टॉपिक जो है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है अभी 2020-21 वाले एडिशन मतलब सेशन के अंदर। तो आपको क्या करना है, केवल 41 क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपकी बुक के अंदर 2019 एडिशन टीएस ग्रेवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 जो है वहां तक ही क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। 42 जो है क्वेश्चन नंबर, वहां से आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो वाला टॉपिक आपका अभी डिलीट कर दिया गया है। तो आप अगर उसके क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हाँ, लेकिन अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी जानकारी के लिए और पढ़ने के लिए आप पढ़ना चाहें तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले उस टॉपिक के भी पढ़ लेना। बट बोर्ड एग्जाम में से अभी इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो वो नहीं करना है आपको अभी, ठीक है। बाकी मैंने सारा बना दिया है, तो आपको अच्छे से फोकस करके बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी अगर दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। ज्यादा कोई ऐसा टेंशन वाला काम नहीं कि आपको कौन कौन से रूल्स पता नहीं याद रखने पड़ेंगे, ये वो सब। रियलाइजेशन अकाउंट भी बहुत इजी है हमारा, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है, बाकी का अमाउंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है वही लिखना है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन जैसी चीज भी नहीं है। तो इजी टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ में हमारी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप भी ओवर हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। टोटल पार्टनरशिप जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स कैरी करती है। तो अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। एक वीडियो में आपके लिए ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा पार्टनरशिप के कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। यानी वो 30 मार्क्स जो आपके कवर करती है पार्टनरशिप, वो 30 के अंदर किस टाइप के उसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक में से आता है। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन जो है उसको पॉज करके और नोट कर लीजिए।